नमस्ते। चलिए आज हमारे पर्यावरण को थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा कैसे है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक बगीचा, एक तालाब और घर में रखा वो छोटा सा एक्वेरियम, इन तीनों में क्या बात कॉमन हो सकती है? जवाब शायद उससे कहीं ज्यादा गहरा और रोचक है जितना लगता है। इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम होता क्या है, चलिए इसे ही समझते हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसी जगह जहां सारी जिंदा चीजें, मतलब पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, अपने आसपास की बेजान चीजों के साथ तालमेल बिठाकर रहती हैं, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं, एक बायोटिक यानी सारी जिंदा चीजें और दूसरा एबायोटिक यानी वो सारी बेजान चीजें जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, जैसे सूरज की रोशनी या तापमान। हर इकोसिस्टम में ना कुछ मेन प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। ये हैं हमारे हरे पौधे जो फोटोसिंथेसिस से सूरज की रोशनी को खाने में बदल देते हैं। असल में यही तो पूरे इकोसिस्टम की जान है, उसकी नींव है। प्रोड्यूसर्स के बाद बारी आती है कंज्यूमर्स की, मतलब उपभोक्ता। ये वो जीव हैं जो अपनी एनर्जी के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, या तो सीधे उन्हें खाकर या फिर उन जानवरों को खाकर जो पौधे खाते हैं। और फिर आते हैं वो हीरो जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, डीकंपोजर्स। ये होते हैं बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव। जरा सोचिए, हम एक्वेरियम को तो साफ करते हैं, पर किसी झील या तालाब को क्यों नहीं करना पड़ता? वो इसीलिए क्योंकि वहां डीकंपोजर्स मौजूद हैं। ये प्रकृति की अपनी क्लीनिंग टीम है जो मरी हुई चीजों को वापस पोषक तत्वों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स एक साथ काम कैसे करते हैं? अब समझते हैं इस इकोसिस्टम के गेम के रूल्स। और ये सब कुछ जुड़ा है एनर्जी के फ्लो से। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि एनर्जी हमेशा एक ही दिशा में बहती है, प्रोड्यूसर से शुरू होकर फूड चेन में ऊपर की तरफ। ये कभी वापस नहीं आती। लेकिन यहां एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही आगे पहुंचता है। कितना? सिर्फ 10%। जी हां, बाकी 90% एनर्जी तो गर्मी के रूप में या शरीर के कामकाज में ही खत्म हो जाती है। इसे 10% रूल कहते हैं। और ये पिरामिड देखिए, बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा। हर लेवल पे ज्यादातर एनर्जी लॉस हो रही है। और यही वजह है कि फूड चेन्स ज्यादा लंबी नहीं होती, बस 3 या 4 लेवल की। क्यों? क्योंकि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते इस्तेमाल करने लायक एनर्जी बचती ही बहुत कम है। लेकिन तब क्या होता है जब हम इंसान इस नेचुरल सिस्टम में दखल देते हैं? अक्सर इसके नतीजे काफी खतरनाक होते हैं। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब है जब हम कीटनाशक जैसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो कुदरती तौर पर खत्म नहीं होते, तो वो फूड चेन में जमा होते चले जाते हैं। देखिए, ये होता कैसे है। थोड़ी मात्रा में केमिकल पानी या मिट्टी में गया, वहां से पौधों ने उसे सोख लिया, फिर छोटे जीवों ने उन पौधों को खाया और बड़े जीवों ने उन छोटे जीवों को। हर अगले कदम पर जहर की मात्रा बढ़ती जाती है और फूड चेन में जो सबसे ऊपर हैं, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं, उसके शरीर में ये जहर सबसे ज्यादा जमा हो जाता है। चलिए अब फूड चेन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक ग्लोबल प्रॉब्लम को देखते हैं जो इंसानों के बनाए केमिकल्स की वजह से हुई और जिसने हम सबको प्रभावित किया। ओजोन बड़ी अजीब चीज है। जब ये आसमान में बहुत ऊपर होती है तो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। लेकिन यही ओजोन अगर जमीन के पास हो तो एक जानलेवा जहर बन जाती है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने देखा कि यह सुरक्षा कवच तो पतला होता जा रहा है। वजह? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS, जो फ्रिज और स्प्रे कैन्स में इस्तेमाल होते थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 1987 में दुनिया के सारे देश एक साथ आए और CFCS बनाना बंद करने का फैसला किया। अब एक और बहुत बड़ी समस्या पर आते हैं जिससे हम सब रोज जूझते हैं। हमारा कचरा जो हम रोज पैदा करते हैं, आखिर वो जाता कहाँ है? कचरा मोटा मोटा 2 तरह का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, जो बैक्टीरिया की मदद से अपने आप गल जाता है, जैसे खाने पीने की चीजें। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, जो सैकड़ों साल तक वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
ट्रेनों में प्लास्टिक कप की जगह मिट्टी के कुल्हड़ इस्तेमाल करने का आइडिया आया। कुल्हड़ बायोडिग्रेडेबल तो थे, लेकिन उन्हें बनाने के लिए खेतों की उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि एक अलग समस्या थी। फिर कागज के कप आए। मतलब एक प्रॉब्लम को सुलझाने के चक्कर में अक्सर हम एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। इससे ये बात तो साफ है कि हमारे समाधान ही कई बार नई मुसीबतें ले आते हैं, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे फैसले ले रहे हैं, उनके ऐसे कौन से अनदेखे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं।